औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, आपका जो इम्यून सिस्टम है, हमने बेटा आपको एक जगह रोक के रखा था। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको 2 दिन पहले जो मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जब हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पैथोजेंस। सो जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन या कोई भी एलर्जिन सबस्टेंस हमारी बॉडी में आए या टॉक्सिन आए, तो हमारे इम्यून सिस्टम का यही तो काम होता है कि वो कैसे बेटा इसको पहले रोके या फिर उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करे, खत्म करे। ये मेन काम होता है बेटा हमारे इम्यून सिस्टम का। और फिर बेटा अगर आपको परसों का लेक्चर याद होगा, मैंने कहा था जब मैंने पहला ही लेक्चर इम्यूनिटी पे दिया था कि ये 2 पैरामीटर्स पे काम करता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और फिर इनेट इम्यूनिटी मैंने डिस्कस किया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने थोड़ा बहुत बोला था। इनेट इम्यूनिटी में मैंने बोला था कि नॉन स्पेसिफिक है, इसमें बेटा हर किसी ऑर्गेनिज्म से लड़ने का एक ही तरीका है, रोको और मारो। मगर जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आते हैं, वो बेटा स्पेसिफिक है, जहां पे बड़े खिलाड़ी काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और वो खिलाड़ी क्या करते हैं, वो हर किसी के खिलाफ बेटा, हर किसी पैथोजन के खिलाफ या एंटीजन के खिलाफ या टॉक्सिन के खिलाफ अलग अलग तरीके से बेटा अपना अपना काम कर देते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बेटा खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। और बेटा उसमें पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, उसमें पावर ऑफ मेमोरी भी होता है। वो खाली उस बेटा पैथोजन को खत्म ही नहीं करता है, वो उसके एंटीजन्स को याद भी रखता है, उनके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाता है, ताकि अगर ये अगली बार आए तो अगली बार बेटा इसका जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। कैसे, वो इंशाल्लाह बेटा हम उसी में पढ़ेंगे। उसके बाद इनेट इम्यूनिटी में मैंने कहा था कि इसमें 2 लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आती है, फर्स्ट एंड सेकंड। और जो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। फिर मैंने कहा था कि जो इनेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये 2 पैरामीटर्स पे काम करती है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बोला था फिजिकल बैरियर्स, जहां पे स्किन का जिक्र हुआ था, हेयर्स का, नेजल हेयर्स का जिक्र हुआ था, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का जिक्र हुआ था, आपके सीलिया का जिक्र हुआ था जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। और उसका मेन काम होता है कि वो रोकता है, फिजिकल बैरियर्स रोकते हैं। और उसके बाद बेटा मैंने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़ाए थे फर्स्ट लाइन में, जहां पे आपको याद होगा जिनको मैंने केमिकल बैरियर्स का भी नाम दिया था, सलाइवा इन माउथ याद करो, टीयर्स जहां पे लाइसोजाइम था, सुरामिन जो हमारे कान में होता है, फीमेल में वेजिनल कैनाल में बेटा शाबाश सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, याद करो। स्किन में बेटा सेबेशियस ग्लैंड्स और बेटा आपका सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। सो वहां पे केमिकल्स के जरिए आपके स्टोमक में HCl जो बेटा केमिकल्स है, जहां पे केमिकल्स के जरिए पैथोजेंस को खत्म किया जाता है। सो वो तो फर्स्ट लाइन था जो हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में बेटा अब इस इनेट इम्यूनिटी के सेकंड बैरियर पे हम आएंगे, एंड दैट्स कॉल्ड ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब अगर बेटा बदकिस्मती से इस बैक्टीरिया ने या पैथोजन ने आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रीच किया, तो ब्रीच मींस उसको चकमा दिया। सपोज आपके स्किन पे कट लग गया है, उसी कट के जरिए बैक्टीरिया आपके बेटा टिश्यूज में आ गया, फिर टिश्यू से आपके ब्लड में जाएगा, तो टिश्यूज में और ब्लड में अब इसके लिए एक और बेटा लाइन खड़ा होती है, एक और बेटा शाबाश इसके खिलाफ सिपाही खड़े होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज बेटा सेल्यूलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। सो आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना, अगर आपका पैथोजन जो है वो आपकी फर्स्ट लाइन को ब्रीच कर, ऐसा नहीं है कि अब ये डिजीज करेगा, नहीं, अब बेटा इसको एक और लाइन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, एक और लाइन के साथ बेटा लड़ना पड़ेगा, एंड दैट्स कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। मगर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के साथ ये तभी लड़ेगा ना जब ये पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रीच करेगा, जब ये फिजिकल बैरियर्स को ब्रीच करेगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को ब्रीच करेगा। अब बेटा इसको किसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, सेल्यूलर बैरियर्स के साथ और साइटोकाइन बैरियर्स के साथ, जो हमारे इनेट इम्यूनिटी की कौन सी लाइन बनाते बेटा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। याद करो बेटा, मैंने कहा था आपको, अगर किसी जगह बेटा कोई बेटा राइट हो जाता है, कोई दंगा हो जाता है, सो जब किसी इलाके में कोई दंगा भड़कता है, चलिए कश्मीर में कोई दंगा हो रहा है, तो सबसे पहले यहां पुलिस लाएगी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, क्योंकि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। सो जब जम्मू कश्मीर पुलिस लाया जाएगा ताकि बेटा जो ये दंगा हो रहा है इसको बेटा रोका जाए, तो अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको रोका तो वेल एंड गुड, तो काम तमाम, खत्म कहानी। मगर अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इसको नहीं रोक पाती है, तो फिर बेटा सेकंड लाइन पे आती है CRPF।
तो फिर सीआरपीएफ बेटा इस दंगे को रोकने की कोशिश करेगी। उसके बाद अगर सीआरपीएफ भी बेटा नहीं इसको रोक पाए तो फिर अल्टीमेट बेटा जो फौज है उसको लाया जाता है, दैट्स आर्मी। और अब आर्मी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस फर्स्ट लाइन है, सीआरपी बेटा सेकंड लाइन है और आर्मी थर्ड लाइन है, इसी तरह हमारे अल्लाह ने भी हमारी बॉडी में 3 लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म रखी है ताकि वो इस पैथोजन के खिलाफ लड़े। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी में आता है, सेकंड लाइन भी इनेट इम्यूनिटी में आता है। फर्स्ट लाइन में हमने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े और सेकंड लाइन में आज हम सेल्यूलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में बेटा आपको स्टडी करवाएंगे और देखेंगे कि अगर किसी पैथोजन ने हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रीच किया तब बेटा उसको सामना करना पड़ेगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। और अगर ये बेटा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रीच करेगा, उसको हराएगा, तो फिर बेटा इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का सामना करना पड़ेगा एंड दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। और अगर ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को भी कमजोर करेगा, हराएगा, तो डिजीज तय है, बीमारी हो जाएगी। अब देखिए बेटा यहां पे हम क्या बोलेंगे। It's an internal defense which becomes functional once the pathogen reaches into the blood or tissues. It includes true barriers, cellular barriers and cytokine barrier. लफ्ज़ ही अपनी कहानी बयान कर रहा है। सेल्यूलर बैरियर्स का मतलब यह हुआ कि यहां पे अब पैथोजन को डायरेक्टली सेल्स का सामना करना पड़ेगा और जो सेल्स होंगी ये मोस्टली फैगोसाइटिक सेल्स होंगी। और फाइगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें कैपेबिलिटी होती है जो बेटा एक पैथोजन को एनगल्फ करते, उसको खाते, उसको मार डालते हैं। और साइटोकाइन बैरियर जो है ये बेटा कुछ केमिकल्स होंगे जो प्रोड्यूस किए जाएंगे इन रेस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। और ये केमिकल्स क्या करेंगे, ये इस पैथोजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सो दो लड़ाइयां बेटा इस पैथोजन को लड़नी पड़ती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में। एक तो बेटा सेल्स के साथ, फाइगोसाइटिक सेल्स के साथ, और फिर बेटा यही सेल जो है, इम्यून सेल जो है, ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस, जिनको हम कलेक्टिवली साइटोकाइंस कहते हैं। और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये बेटा शाबाश अब इन पैथोजेंस को एलिमिनेट करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। इसमें इंटरफेरॉन्स आते हैं, इसमें इंटरल्यूकिन्स आते हैं, इसमें कीमोकाइंस आते हैं, इसमें एक्यूट फेज प्रोटीन्स आते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आते हैं, इसमें हिस्टामाइन आता है, इसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स आते हैं, इसमें कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आते हैं, जो मिलजुल के क्या करते हैं, इस बेटा पैथोजन को एलिमिनेट करने की बेटा पूरी जोर लगाते हैं। अब आज के लेक्चर में यही तो हम देखेंगे बेटा, केमिकल बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स क्या है और इनका काम क्या। तो चले बेटा सबसे पहले केमिकल बैरियर्स। लेक्चर पे नजर रखना बेटा, थोड़ा बहुत मैं इसको खोल के पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बेटा, उतना नहीं खोलूंगा जिसकी वजह से आपके दिमाग में हलचल मच जाएगी। हाँ, टेक्स्ट बुक के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, टेक्स्ट बुक के साथ ही घूमेंगे, टेक्स्ट बुक के इर्द गिर्द नाचेंगे, ताकि बेटा आपका जब टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे इंशाल्लाह नीट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए और बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आने के चांस है वो भी बेटा आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो चले बेटा सेल्यूलर बैरियर्स, इट इंक्लूड्स WBCs। आपको पता है बेटा हमारे ब्लड में 3 किस्म की सेल्स होती है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। ये तो आपने बेटा 11th में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, जहां पर आपको टीचर ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया होगा, ब्लड पढ़ाया होगा और कहा होगा कि आपके ब्लड में 3 किस्म की सेल्स है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। और उसके बाद बेटा आपको टीचर ने यह भी पढ़ाया होगा कि जो WBCs है इसमें कुल मिला के 2 किस्म की सेल्स आपको मिलती है, अगर आपको याद होगा, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स में आपको टीचर ने कहा होगा इसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं और इसिनोफिल्स आते हैं। ये तो आपने बेटा पढ़ा है, इससे बेटा ज्यादा टाइम आपका नहीं जाया करूंगा। और उसके बाद बेटा जो ग्रेनुलोसाइट्स है जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये आपके 2 किस्म के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। यहां पे बेटा जिन सेल्स का जिक्र होगा जो मेरे लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं सेल्यूलर बैरियर्स, एक तो न्यूट्रोफिल का जिक्र होगा, दूसरा बेटा मोनोसाइट्स का जिक्र होगा, और फिर बेटा जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाई जाएगी वहां पे लिम्फोसाइट्स का जिक्र होगा इन द फॉर्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब बेटा सबसे पहले अब हम देखेंगे सेल्यूलर बैरियर में हमें किन किन सेल्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला न्यूट्रोफिल्स,
ये बेटा नीट पे आया था। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, जेकेसीटी में भी आया था, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। अगर आज के बाद आपको कोई कहेगा विच अमंग द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, तो आंसर बेटा लिखना न्यूट्रोफिल्स। क्यों? क्योंकि जब हम न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं, इनका जो बेटा शाबाश न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्ड होता है, दे कंटेन मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। तवई प्योस नाउ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और नंबर ऑफ लोब्स वेरी करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7। सो इसलिए बेटा नाम पड़ा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद एक और सेल इसमें स्टडी होगी, दैट्स कॉल्ड एज मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स के बाद एक और सेल होगी दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। और फिर बेटा एक और सेल का जिक्र यहां पे होगा, मैक्रोफाजेस। और इस मैक्रोफाज के बारे में बेटा आपको बहुत ज्यादा गलत फहमियां है, जो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको दूर होनी चाहिए। क्योंकि आपको जब कोई कहता है मैक्रोफाज क्या होता है, पर्टिकुलर सेल, बेटा मैक्रोफाज एक सेल नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है विच आर प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल्स। प्रोफेशनल, आगे नॉन प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल, आगे प्रोफेशनल, जिनका काम ही रब ने रखा है कि आपको फाइगोसाइटोसिस करनी है। सो वो हम बेटा आगे आगे जाके आपको क्लियर करते जाएंगे कि न्यूट्रोफिल जो है वो आमतौर नॉन प्रोफेशनल बेटा मैक्रोफाज सेल कही जाती है, और जो मैक्रोफाज है उसको प्रोफेशनल बेटा फाइगोसाइटिक सेल्स कहा जाता है। कैसे, वो आगे देखेंगे हम इंशाल्लाह। अब these cells have the ability to phagocytose and destroy microbes। इनका काम क्या है बेटा? सेल्यूलर बैरियर्स का करते तो बहुत सारे काम है, पर फिलहाल आपके दिमाग में खलबली ना उठे, ये बेटा मेन काम ये करते हैं कि फाइगोसाइटोसिस कर लो, इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करो, इसको खाओ, इस पैथोजन को खाओ और इसको डिस्ट्रॉय करो, इसकी कहानी खत्म करो ताकि हमें डिजीज ना करे। दिस इज द मेन रोल ऑफ द सेल्यूलर बैरियर्स, जहां पे हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और मैक्रोफाजेस में पढ़ेंगे, क्योंकि माशाल्लाह लंबा लेक्चर लगेगा ही। तो चले बेटा, नाउ फर्स्ट वी विल कम टू द न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले डब्ल्यूबीसीज में हम न्यूट्रोफिल्स का जिक्र करेंगे और ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं। आपके डायग्राम स्क्रीन के सामने एक बेटा सेल है न्यूट्रोफिल। अगर आप गौर से देखेंगे, यहां पर मैंने इसके न्यूक्लियस में 3 लोब्स बनाए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा 3 ही लोब्स है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। During infection, number of leukocytes और WBCs increases। इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनोगे, सब जब आप किसी भी पेशेंट का बेटा TLC करोगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और बेटा एक और काउंट करोगे, दैट्स कॉल्ड DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मींस कि इसके ब्लड में कितनी WBCs है पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड। अगर मैं 1 mm क्यूबिक ब्लड लूंगा, 1 mm क्यूबिक ब्लड लूंगा, तो मुझे 6000 to 8000 WBCs मिलती है ब्लड में, एक इंसान में, एक हेल्दी इंसान में, नॉर्मल हेल्दी इंसान में 6000 to 8000 बेटा WBCs मिलती है 1 mm क्यूबिक ऑफ ब्लड। 1 mm क्यूबिक ऑफ ब्लड मींस कि अगर मैं एक क्यूब बना रहा हूं, इस क्यूब के डायमेंशंस, हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ 1 मिलीमीटर है, तो इसमें जितना ब्लड पहुंचेगा उस ब्लड में मुझे बेटा कितनी WBCs मिलनी चाहिए? 6000 to 8000। मगर बेटा जब किसी इंसान को इन्फेक्शन होती है, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी इंसान को इन्फेक्शन होती है तो उस टाइम बेटा आप देखते हैं कि अचानक उसमें WBCs का नंबर इंक्रीज होता है। ये बेटा 15,000 भी जा सकता है, ये 20,000 भी जा सकता है, ये बेटा कभी कभी 50,000 भी जाता है। सो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस तरीके की है। So at that time we call it as leukocytosis। क्यों बेटा? इन्फेक्शन के टाइम WBCs का नंबर इंक्रीज होता है। वजह देखना है ना, क्योंकि बेटा WBCs में 2 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू बेटा कम्बैट दिस पैथोजन। इस पैथोजन को खत्म करने के लिए 2 सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी WBCs में। एक तो बेटा आपकी न्यूट्रोफिल्स है और दूसरी आपकी बेटा मोनोसाइट्स है। इसलिए बेटा इस पैथोजन के खिलाफ हमें लड़ना है। कोरोना वायरस आपके जिस्म में गया, आपको इसके खिलाफ लड़ना है। आपका बेटा इम्यून सिस्टम चुप करके तो नहीं बैठेगा, उसको इसके खिलाफ एक्शन करनी है। फिर बेटा सेकेंडरी क्वेश्चन है, क्या कोरोना वायरस आप पे हावी हो जाएगा, आपकी जान निकाल डालेगा, कि आप कोरोना वायरस पे हावी हो जाओगे, उसकी जान निकाल डालोगे? ये डिपेंड करता है ना बेटा आपका इम्यून सिस्टम किस तरीके से अब इस पैथोजन के खिलाफ काम करेगा। तो इसलिए बेटा अगर अब इम्यून सिस्टम को काम करना है, उसके सिपाही भी ज्यादा होने चाहिए ना, क्योंकि जितने सिपाही ज्यादा होंगे उतना बेटा पैथोजन पे हावी जो होगा बेटा जो उस पे हावी जो नेचर होगा वो ज्यादा होगा।
तो हावी तो होना चाहिए ना हमारा इम्यून सिस्टम, सिपाही बढ़ने चाहिए ना, तभी तो बेटा इस पैथोजन के खिलाफ लड़ पाएगा। तो इसीलिए बेटा जो ही इन्फेक्शन किसी भी इंसान में होती है किसी भी तरीके की, तो WBCs नंबर इंक्रीज होता है। हाँ, कुछ इन्फेक्शंस में WBCs का नंबर इंक्रीज होता है, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एड्स में आप देखोगे, जिसको भी बेचारे को एड्स होता है, उस इंसान में आप देखेंगे कि वहां पे WBCs का नंबर, स्पेशली बेटा टी लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत कम हो जाता है। क्यों? जाने की जरूरत नहीं है मुझे इसमें। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे आपका जो WBC है उसमें जो मोस्ट एबंडेंट सेल है वो न्यूट्रोफिल है। और बेटा यहाँ पे 11th की टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि ये 60 to 65% होता है। ये मल्टीलोब्ड है। दे स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज एंड रीच टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंफेक्शन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डायपिडिसिस। इस पे नजर। सपोज बेटा अगर कोई पैथोजन अब आपके टिश्यू में आया, सपोज बेटा आप क्वेश्चन करोगे ना, सर अगर एनर्जी पैथोजन में बुलडसमस आप मेरे को सिकनेस काट स्किन में काट लग गया और इसी काट के जरिए ये पैथोजन मेरे टिश्यू में गया। अब टिश्यू में तो न्यूट्रोफिल नहीं है, अब टिश्यू में तो ये न्यूट्रोफिल फाइगोसाइटिक सेल नहीं, फिर कैसे बेटा इस पैथोजन के खिलाफ एक्शन होगी? तो देखिए बेटा एक्शन कैसे होती है, नजर बराबर यहां की ओर रखिएगा। ये बेटा आपका यहाँ पे स्किन है, ये स्किन के नीचे टिश्यू है, ये टिश्यू के अंदर से ब्लड वेसल चल रही है। ये बेटा आपका स्किन किसी वजह से कट गया और इसी कटे हुए स्किन से कोई पैथोजन आपकी बेटा टिश्यू में चला गया। तो जब ये बेटा पैथोजन आपके टिश्यू में चला गया तो ये अब आपके लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है ना, ये मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे। और जितना तेजी के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा उतना ये आपको बेटा मुसीबत में लाने वाला है ये पैथोजन। आप देखिए बेटा उसी टाइम क्या होता है कि आपके ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स है, ये जो बेटा फाइगोसाइटिक सेल्स है, ये बेटा अब डायपिडिसिस के जरिए स्क्वीजिंग मूवमेंट्स के जरिए कैपिलरी से बाहर निकल के आती है और आपके टिश्यू में आ जाती है। और आपके टिश्यू में आते अब ये इस पैथोजन को बेटा एनगल्फ करते हैं और इसको खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर न्यूट्रोफिल्स में एक प्रॉब्लम है बेटा, जरा गौर से देखिएगा इनमें प्रॉब्लम्स क्या है। ये बेटा पोटेंट फाइगोसाइटिक सेल्स तो है पर ये पोटेंट फाइगोसाइटिक सेल नहीं है, क्योंकि जो ही बेटा एक न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को खाती है, इसकी कैपेसिटी है 10 बैक्टीरिया खाती है, और जो ही ये 10 बैक्टीरिया खाती है उसी के साथ बेटा ये दम तोड़ देती है, लुकमा अजल हो जाती है, मर जाती है। सो ये ऐसा सिपाही हमारा है हमारी बॉडी में जो कमजोर है। ये खाली 10 बैक्टीरिया खाने की सलाहियत रखता है, उसके बाद बेटा इसको मौत आ जाती है, ये मर जाता है। तो इसीलिए बेटा हम इसको कहते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। माइक्रो मींस एक तो साइज छोटा है और दूसरा एक कि जो इसकी फाइगोसाइटिक एक्टिविटी है वो बहुत कमजोर है। 10 बैक्टीरिया खाता है, उसी के साथ बेटा ये न्यूट्रोफिल दम तोड़ देती है। सो अगर बेटा बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, लाखों में करोड़ों में बेटा ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये जाते हैं तो लॉजिकली बेटा सिपाही भी स्ट्रांग होना चाहिए जो इसके खिलाफ लड़ेगा। और न्यूट्रोफिल बेटा एक ऐसा सिपाही है जो स्ट्रांग नहीं है, 10 बैक्टीरिया खाता है, इसी के साथ मर जाता है। और इसके बरक्स अगर आप बेटा मोनोसाइट्स को लोगे या मैक्रोफेजेस को लोगे, क्यों हम उनको प्रोफेशनल बेटा फाइगोसाइटिक सेल्स कहते हैं, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी ब्लड कहते हैं या बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, तगड़े खिलाड़ी है, तगड़े सिपाही है, क्योंकि 100 बैक्टीरिया खाकर भी बेटा दम नहीं तोड़ते, डकार भी नहीं लेते। 100 बैक्टीरिया खा के भी शाबा बेटा बहुत मजे में रहते, मस्ती में रहते, मरते नहीं। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि सिपाही भी अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में बेटा दो किस्म के रखे हैं, कमजोर सिपाही और तगड़े सिपाही, रिगार्डिंग बेटा रिगार्डिंग फैगोसाइटिक बैरियर्स। सो इसलिए बेटा न्यूट्रोफिल का साइज छोटा प्लस शाबा बेटा फाइगोसाइटिक एक्टिविटी उतनी नहीं, प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल नहीं है, तो इसलिए बेटा इसको हम माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहते। अब क्वेश्चन उठा, सर क्यों अल्लाह पाक को इन कमजोर सिपाहियों की जरूरत पड़ी, तगड़े क्यों नहीं रखे? समझ में क्वेश्चन उठेगा ना बेटा। तेरे कौन थाइवेन खाली मोनोसाइट है आज, क्या इस थाइवेन बेटा शाबाश, ये बेटा आपकी न्यूट्रोफिल्स भी, ये तो कमजोर खिलाड़ी है, 10 बैक्टीरिया खाते और मर जाते हैं। बेटा इस कायनात में हर किसी इंसान का अपना अपना एक वैल्यू है। अशना बासन बेटा का कमजोर इंसान है, यहाँ कमजोर बेचारे अर्जिक खोंगरा, क्या सिग्निफिकेंस है? हर किसी इंसान की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है बेटा। इसी तरह जो है न्यूट्रोफिल है, अल्लाह ताला ने बेटा ये छोटी है ना, सो युस न्यूक चूस लकट सेल छे, समझ में आ गया? इसमें बेटा टिश्यू में जाने की सलाह ज्यादा है कि कम? ज्यादा, क्योंकि स्क्वीजिंग मूवमेंट ज्यादा करेगी। तो इससे बेटा जो ही टिश्यू में बेटा कोई बैक्टीरिया या पैथोजन घुसता है या ब्लड में कोई पैथोजन आता है तो सबसे पहले बेटा वहां पे न्यूट्रोफिल्स ही पहुंचने में कामयाब होती है, क्योंकि छोटी है ना, कमजोर ना, ये बेटा शाबाश स्क्वीजिंग के जरिए डायबिटिस के जरिए बहुत तेजी के साथ पहुंचती है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंफेक्शन और अपना काम कर देती है।
और टूट पड़ती है इस बैक्टीरिया। तो अब जो मोनोसाइट्स है वो बाद में आते हैं, और पहले काम कौन करते हैं बेटा? न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि कमजोर है, छोटे हैं, तो बहुत तेजी के साथ पहुंच पाते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंफेक्शन। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे, यहां पर मैंने एक चीज आपको दिखाई है कि कैसे ये डायपिडिसिस हो जाती है। सपोज ये आपकी एक न्यूट्रोफिल यहां पर है, गौर से देखिएगा। तो ये न्यूट्रोफिल बेटा डायपिडिसिस के जरिए आपके शाबाश टिश्यू में पहुंचती है। ये ब्लड है, एनिमेशन चल रही है, ये आपकी कैपिलरीज है, ये आपके कैपिलरीज में बेटा पोर्स है, और ये यहां पे रेड कलर से पैथोजन है। तो देखिए बेटा, इस न्यूट्रोफिल ने इस पैथोजन को एनगल्फ किया, बहुत तेजी के साथ, छोटी सेल है, मूव करती है, माइक्रोप्लीसमेन ऑफ ब्लड है, तो मूव करती है, टिश्यूज में पहुंचती है, और टिश्यूज में शाबाश ये टिश्यू आपका है, और टिश्यू में इस पैथोजन को ये न्यूट्रलाइज करती है थ्रू फाइगोसाइटोसिस, खत्म कर देती है। चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड, मोनोसाइट्स। अब बेटा नजर रखना, थोड़ा बहुत ये टफ है। इम्यून सिस्टम में दो चीजें बेटा बहुत टफ है, तीन चीजें इनफैक्ट टफ है, मोनोसाइट्स, एनके सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। कांसेप्ट को समझ लो। अगर बेटा टाइम लगता है घबराओ मत, कुछ आम तौर सर एग्जाम वो था क्या करो पारुन समझ में आ गया, मर कांसेप्ट कैसा आसुन टेक्स्ट बुक कैसा पत पारिन तितागी, ठीक है, नो डाउट बेटा सारा पेपर आपकी टेक्स्ट बुक से ही आता है, मगर ये पारनी तो तक पत का तगान तक कहें। तो वह बेटा कतो बचो पर टेक्स्ट बुक, कतो हर कंस ना बायोलॉजी पाए, अगर 30 अर्धो बचो टेक्स्ट बुक पर, तेल क्या तो हर कंस बचस क्वेश्चन, क्योंकि बेटा टेक्स्ट बुक तभी पढ़ सकता है ना जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो जाते हैं जब चीजों को खींच के पढ़ा जाता है, तभी बेटा अंडरस्टैंड सब कुछ हो जाता है। मोनोसाइट्स, they are the largest WBCs, इसलिए मैक्रोपोलिसमैन कहते हैं। They are potent means professional phagocytic cells and are also called as macrophages of blood। इसकी पैथोलॉजी याद, जो कोई भी सेल बेटा प्रोफेशनल मैक्रोफॉज है, प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल है, जो 100 बैक्टीरिया भी खा सकती है और डकार भी नहीं लेती है। So at that time बेटा they are called as macrophages। कोई भी प्रोफेशनल सेल अगर है, प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल है, जिसमें बेटा कुवत होती है कि वो बेटा पैथोजेंस को खाने की सलाहियत रखती है, 100 पैथोजेंस को एट अ टाइम खाती है। So at that time we call that cell as macrophage। न्यूट्रोफिल को क्यों नहीं हम बेटा मैक्रोफाज कहते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा न्यूट्रोफिल बेटा खाली 10 बैक्टीरिया खाने की सलाहियत रखती है और उसके बाद मर जाती है। तो इसीलिए बेटा न्यूट्रोफिल को हम कभी भी प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल नहीं मानते, कभी भी मैक्रोफाज नहीं मानते। सो खुदा के लिए आज के बाद सारे बच्चे याद रखना, मैक्रोफाज कोई पर्टिकुलर एक सेल नहीं है। मैक्रोफाज हम उस सेल को कहते हैं विच इज अ प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल। वो मोनोसाइट हो सकती है ब्लड में, वो कुपार सेल्स हो सकती है लिवर में, वो डस्ट सेल हो सकती है बेटा आपके लंग्स में, वो आपके बेटा किडनी में माइक्रोगेलियल सेल हो सकती है, वो आपके ब्रेन में बेटा मीजनगेल सेल होती है आपकी किडनी में, आपके ब्रेन में बेटा माइक्रोगेलिया सेल, वो बेटा मैक्रोफाज है। इसी तरह बेटा डेंड्राइटिक सेल्स हो, वो मैक्रोफाज है, जो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल फाइगोसाइटिक सेल्स। इसीलिए बेटा इन सेल्स को हम कभी कभी मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड कहते हैं। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा जरा बोलो कि हमारे ब्लड में कौन सी मैक्रोफॉज है, अब आप कहोगे मैक्रोफॉज में जो फाइगोसाइटोसिस करती है, सिर्फ धड़की ना दिल न्यूट्रोफिल्स के लिए भी और मोनोसाइट्स के लिए भी। खुदा के लिए याद रखना, ये खाली अप्लाई करता है किन पे बेटा? मोनोसाइट्स पे, क्योंकि मोनोसाइट्स बेटा जो है वो प्रोफेशनल मैक्रोफॉज है। उसके बाद मोनोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो फ्रॉम प्रिकसर्स कॉल्ड मोनोब्लास्ट। सो मोनोब्लास्ट से ही बेटा हम देखते हैं क्या बनते हैं बेटा, आपके बोन मैरो में क्या होते हैं? मोनोब्लास्ट, और इन्हीं मोनोब्लास्ट से क्या बनते हैं? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सर्कुलेट इन द ब्लड। अब जब बेटा आपके बोन मैरो से ये मोनोसाइट्स निकलते हैं, ब्लड में आते हैं, तो ये ब्लड में खाली रहते हैं कितने दिन? 1 to 3 days, बस 1 से 3 दिन तक ये वहां रहते हैं, and then typically move into the tissues throughout the body where they differentiate into the macrophages। फिर बेटा ये मोनोसाइट्स क्या करते हैं? जब बेटा ये बोन मैरो से निकले, किसमें आए? ब्लड में। ब्लड में कितनी देर रहे बेटा? 1 to 3 days। फिर ये डायपिडिसिस के जरिए, शाबाश, कैपिलरीज के जरिए, कैपिलरी पोर्स के जरिए चले जाते हैं टिश्यूज में, और टिश्यूज में अब ये बेटा डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू द मैक्रोफाजेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफाजेस, चाहे वो हिस्टोसाइट हो, चाहे वो डस्ट सेल हो, चाहे वो लैंगरहन सेल हो, चाहे वो डेंड्राइटिक सेल हो, चाहे वो व्हील सेल हो, चाहे वो माइक्रोगेलिया सेल हो, चाहे वो मेसेंजेल सेल हो, चाहे वो डस्ट सेल हो, एक्चुअली बेटा दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द मोनोसाइट्स।
सो आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना, जो आपके टिश्यूज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफॉजेस होती है ना, कहां से आती है वो, कहां से वो बनती है? एक्चुअली बेटा हमारे बोन मैरो में मोनोब्लास्ट से जब मोनोसाइट्स बनती है वो हमारे ब्लड में आती है, ब्लड में एक खाली 1 से 3 दिन रहती है, फिर बेटा ये डायपेटिसिस के जरिए कैपिलरी पोर्स के जरिए टिश्यूज में आती है, जहां पे डिफरेंशिएट होती है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफॉजेस. Macrophages are professional phagocytic cells. They can engulf 100 bacteria before they die. आमतौर बेटा मरना तो हर किसी को है, हर किसी सेल को मरना है, मगर बेटा ये 100 बैक्टीरिया भी खाती है तो चुनिवन की इनका उसके बाद ये मर जाती है. मरना तो जरूरी है हर किसी सेल को. Macrophages are important components of mononuclear phagocytic system. बस बेटा यहां पे नजर रखिए, मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइटिक सिस्टम क्या है. अगर हम बेटा इन मोनोसाइट्स को देखेंगे, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, इनका न्यूक्लियस मोस्टली बेटा किडनी शेप्ड होता है. सो इनका न्यूक्लियस बेटा अगर हम देखते हैं वो किडनी शेप्ड होता है, लोब्ड नहीं होता है. सो इनमें न्यूक्लियस जो वो मल्टी लोब्ड नहीं होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है ना विदाउट एनी लोब्स. So at that time we call it as mononuclear phagocytic system, जबकि न्यूट्रोफिल्स को हम कहते थे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. तो इनको हम मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइटिक सिस्टम में बेटा लाते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस बेटा मल्टीलोब्ड नहीं होता है. और बेटा इसको पुराने जमाने में हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते थे, दैट कंसिस्ट ऑफ फाइगोसाइटिक सेल्स लोकेटेड इन द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि बेटा जो मैक्रोफाजेस है, मैंने अभी आपको कहा जब ये ब्लड से निकलते हैं तो ब्लड में जब आते हैं तो 1 से 3 दिन ये मोनोसाइट्स रहते हैं, फिर ये डायपेटिसिस के जरिए टिश्यूज में चले जाते हैं और टिश्यूज में बेटा ये डिफरेंशिएट होते हैं इनटू मैक्रोफाजेस. और इनको हम बेटा वहां पे एक नाम देते हैं मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइटिक सिस्टम और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. सो दैट मींस कि जो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे मैक्रोफाजेस होते हैं उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, एक सिस्टम में रखते हैं, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइटिक सिस्टम और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, RES. तो चले बेटा अब हम देखेंगे कि मैक्रोफाजेस अब हमारे टिश्यूज में क्या क्या करते हैं. ये आपकी मैक्रोफाज यहां पर है बेटा, जरा गौर से देखिएगा जनरल स्ट्रक्चर. अगर आप गौर से देखेंगे इसका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस किडनी शेप्ड है ना. एक मिनट बेटा, एक मिनट मुझे दे. अगर आप गौर से देखेंगे 5 मिनट तो लगन 10 मिनट भी होते. तो बेटा अगर आप गौर से देखेंगे जो आपकी मैक्रोफाज है ये बेटा किडनी शेप्ड न्यूक्लियस लेकर चलती, क्योंकि एक्चुअली ये डिराइव कहां से होती है बेटा, मोनोसाइट से. और मोनोसाइट्स में न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप. आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा साथ साथ. चले बेटा ये आपके पास यहां पर अब बेटा एक एनिमेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे बेटा आपकी मैक्रोफाज जो है ये कैसे बेटा इसको एनगल्फ करती. गौर से देखिए, ये एक पैथोजन है, तो ये पैथोजन को बेटा यहां पे एनगल्फ कर रही और फिर बेटा उसको डाइजेस्ट भी कर रही. देख रहे हो. तो पहले आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन करती है, इसी इन्वेजिनेशन में पैथोजन आता है, फिर इसी बेटा पैथोजन को अंदर बॉडी में लिया जाता है, लाइसोसोम्स के साथ मिलाया जाता है और लाइसोसोम बेटा इस पैथोजन को डाइजेस्ट करता है. आगे बढ़िए, आप बेटा यहां पे नजर रखिए. मैक्रोफॉज जो होती है 2 किस्म की होती है, फिक्स्ड मैक्रोफॉज और वॉन्डरिंग मैक्रोफॉज. बेटा इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब ये मोनोसाइट बेटा चले गए टिश्यूज में और टिश्यूज में अब ये मोनोसाइट डिफरेंशिएट हो गए मैक्रोफॉजेस में, ये वहां पे 2 किस्म के मैक्रोफॉजेस बनाते हैं. वन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड मैक्रोफॉज, अनदर इज कॉल्ड एज वॉन्डरिंग मैक्रोफॉज. खुद लफ्जी कहानी बयान कर रहा है. फिक्स्ड मीन जो टिश्यू में एक ही जगह रहेगा, उधर इधर मूव नहीं करेगा, और वॉन्डरिंग मीन जो बेटा टिश्यू में मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो फिक्स्ड मैक्रोफॉजेस में अब हम देखेंगे इनका रोल क्या है. दे आर फिक्स्ड मैक्रोफॉजेस, दे आर डिफ्यूजली स्कैटर्ड इन द कनेक्टिव टिश्यू and strategically concentrate in specific areas that are more vulnerable to pathogens. So बेटा ये उन टिश्यूज में ज्यादातर रहते हैं that are more vulnerable to pathogens और एक ही जगह रहते हैं. Example of fixed macrophages are कफार cells, नाम सुना होगा, लिवर में होते हैं.
हिस्टियोसाइट्स ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, माइक्रोगेलिया ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, मिजनगेल सेल्स और लेसिस सेल्स ये हमारी किडनी में होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट्स ये हमारी बोन में होते हैं, डस्ट सेल्स ये हमारी लंग्स में होते हैं और लैंगरहंस सेल्स ये हमारे स्किन में रहते हैं। और ये अल्लाह पाक ने स्ट्रेटेजिकली बेटा हमारे ऑर्गन्स में रखे होते हैं ताकि अगर कोई भी टिश्यू, अगर कोई भी पैथोजन हमारे इन टिश्यूज में आए तो वहां पर ये फिक्स्ड मैक्रोफाजेस क्या करते हैं, लिवर में कुफार सेल बेटा इस पैथोजन को खत्म करेंगे। अगर कोई बेटा शबह पैथोजन कनेक्टिव टिश्यू में घुसेगा, वहां पे एक फिक्स्ड मैक्रोफाजेस होते हैं, हिस्टियोसाइट्स, उसको खाएगा। अगर हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई पैथोजन घुसेगा, वहां पे माइक्रोगेलिया सेल्स है जो बेटा इस पैथोजन को खत्म करेंगे। इस तरह अगर हमारी किडनी में कोई पैथोजन घुसेगा, वहां लेसिस सेल्स है या मिजनगेल सेल्स है, इनका बहुत सारे नाम, इनको पॉल्किसन सेल्स भी कहते हैं या गुरमैक्थाइस सेल्स भी इनको हम कहते हैं, जो हमारी किडनी में होते हैं। और ये फिक्स्ड मैक्रोफाजेस बेटा अगर किडनी में कोई पैथोजन आता है उसको खा डालते हैं। इस तरह अगर हमारी बोन में कोई पैथोजन आता है, वहां पे ऑस्टियोक्लास्ट है जो बेटा इस पैथोजन को खत्म करते हैं। इस तरह हमारी लंग्स में पैथोजन तो आते रहते हैं हवा के जरिए, तो ये डस्ट सेल्स बेटा क्या करते हैं, उस पैथोजन को खाते हैं। इस तरह अगर हमारी स्किन में कोई पैथोजन आएगा तो वहां लैंगरहंस सेल्स है, ये फिक्स्ड मैक्रोफाजेस है। तो याद रखेंगे बेटा हमारे जो वाइटल टिश्यूज है, वाइटल ऑर्गन्स है, वहां पे अल्लाह पाक ने स्ट्रेटेजिकली इन फिक्स्ड माइक्रोफाजेस को रिक्रूट किया होता है ताकि अगर कोई भी पैथोजन इन ऑर्गन्स में आए, इन टिश्यूज में आए, तो वो पैथोजन बेटा इन वो ये बेटा जो माइक्रोफाजेस, फिक्स्ड मैक्रोफाज है, वो इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करे। क्लियर? तो उसके बाद बेटा ये तो थे फिक्स्ड मैक्रोफाजेस, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। अब आएगा वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस। वॉन्डरिंग मींस दर बदर, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे काम की चीज। दे आर नॉट फिक्स्ड, ये एक ही जगह नहीं रहते, इनमें एबिलिटी होती है टू मूव, और ये मोस्टली मूव करते हैं वाया लिम्फ। सो आपको पता है कि हमारे ऑर्गन्स जो है, हमारे टिश्यूज जो बॉडी में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन। और ये वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस ज्यादातर बेटा शाबाश किसके जरिए काम करते हैं, किसके जरिए मूव करते हैं, लिम्फ के जरिए। वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस मोस्टली एक्ट एज प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये बेटा ब्यूटी, ये ब्यूटी है, इस पे नजर रखो बेटा। आप बेटा खुदा के लिए यहां पे नजर रखो। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि कल बेटा इसकी खाल खींची जाएगी, अगर ये चीज आपको समझ में आया ना, अल्लाह पाक की कसम आपने इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा बेटा चीजें समझ ली। सपोज ये मेरा टिश्यू यहां पर, ठीक है, ये स्किन है, ये स्किन के नीचे टिश्यू है। इस टिश्यू में बेटा अभी अभी मैंने कहा कि यहां पे दो किस्म के मैक्रोफाजेस आपको मिलेंगे। वन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड, जो स्ट्रेटेजिकली यहां रिक्रूट की गई है ताकि कोई भी पैथोजन अगर आए तो पहले बेटा न्यूट्रोफिल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स उसको एनगल्फ करेंगे, उसके बाद अगर न्यूट्रोफिल्स बेटा इसको खत्म नहीं करेंगे तो फिर फिक्स्ड मैक्रोफाजेस वहां पर है। सो मल्टीपल टाइप ऑफ बेटा अल्लाह पाक ने हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेटा ये बेटा इम्यून सेल्स रखी है ताकि अगर एक इम्यून सेल काम नहीं कर पाएगी, एक इम्यून सेल बेटा इसको खत्म नहीं कर पाएगी, तो दूसरी इम्यून सेल वहीं पे है। सो जब बेटा अभी अभी यहां पर इस बेटा स्किन में कट लग गया, इसी कट के जरिए अब पैथोजन अंदर आ रहा है, तो चले बेटा ब्लू कलर से यहां पर ये पैथोजन है, ये पैथोजन अब बहुत तेजी के साथ हमारे टिश्यू में मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी अभी अब डायपिडिसिस के जरिए इस एरिया में न्यूट्रोफिल्स आएंगी और ये न्यूट्रोफिल्स बेटा इसको फाइगोसाइटोस के जरिए खत्म करने की कोशिश करेंगी। उसी टाइम बेटा यहाँ पे फिक्स्ड मैक्रोफाजेस है, वो भी अपना काम करेगी, वो भी बेटा इसको एनगल्फ करेगी। और उसी के बीच में यहां पर एक और बेटा शाबाश बेटा एक और इम्यून सेल होगी, एंड दैट्स कॉल्ड एज वॉन्डरिंग मैक्रोफाज। देखिए कितना अल्लाह पाक ने हमारा ख्याल रखा, कितना ख्याल रखा, मल्टी डायमेंशनल प्रोटेक्शन रखी है। अगर एक फ्लॉप हो गया तो दूसरा है, अगर दूसरा फ्लॉप है तो तीसरा है। समझ में आ गया? इसी चीजों पे काम किया, न्यूट्रोफिल्स पे ही हर कोई काम नहीं रखा। सो न्यूट्रोफिल्स को भी लाया, फिक्स्ड माइक्रोफाजेस को भी काम करवाया, और अब वॉन्डरिंग माइक्रोफाजेस देखिए क्या करेंगे, ये इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे। और जब ये इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे, खुदा के लिए अब नजर रखो, तो ये वॉन्डरिंग माइक्रोफाज है, मोस्टली बेटा ये डेंड्राइटिक सेल्स होती है जो हमारे हर किसी सेल्स टिश्यूज में होती है। स्पेशली लिम्फ में तो ये बहुत सारी होती है, लिम्फ नोड्स में तो ये बहुत सारी होती है डेंड्राइटिक सेल्स। तो जब बेटा ये पैथोजन अब लिम्फ नोड की ओर जाएगा, लिम्फ में घुसने की कोशिश करेगा और लिम्फ से ब्लड में आने की कोशिश करेगा, तो लिम्फ में बेटा अब इसको एनकाउंटर किनका करना पड़ेगा, डेंड्राइटिक सेल्स। और ये डेंड्राइटिक सेल्स अब इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगी।
और जब ये इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे और इसके एंटीजेंस को अलग निकालेंगे, सपोज ये बेटा इसके एंटीजेंस है, फिर बेटा इन डेंड्राइटिक सेल्स में, वांडरिंग सेल्स में एक प्रोटीन होता है दैट्स कॉल्ड MHC सेकंड, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास सेकंड प्रोटीन्स। तो क्या होता है, अभी घबराओ मत बेटा, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मुझे तो मीठी क्या इंट्रोड में रिश्ते तो गोश्ताब की ही। अब जो ये बेटा MSC है, ये MSC क्या करता है, इस बैक्टीरिया के एंटीजन को सरफेस पे लाता है। सो जब ये MSC सेकंड बेटा इस बैक्टीरिया के एंटीजन को सरफेस पे लाता है, उन्ना सरफेस पे, उसके बाद बेटा अब ये चले जाते हैं, अब ये घूमते रहते हैं लिम्फ में और ढूंढते हैं कहां पर टी लिम्फोसाइट्स है और कहां पर बी लिम्फोसाइट्स है। और बेटा जब ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को देखते हैं, इन टी लिम्फोसाइट्स अनवाना बी लिम्फोसाइट्स अनवाना, या तू इन सब करती भी या तला वो तुझ बॉडी मजा बैक्टीरिया आमत, अमिस बैक्टीरियस अमिस पैथोजनस ये एंटीजन, ये तस्ती बैक्टीरिया इो लबन, इसकी दजिया उड़ा दो, तो इसकी वजह से टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या इसकी छप कर लिम्फ नोड्स में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। आर्मी हमारे जिस्म की, और आर्मी बेटा हमेशा बैरक्स में ही रहती है और जब जरूरत पड़ती है बेटा तभी निकल के आती है। इसी तरह बेटा ये आर्मी जो हमारी बॉडी की है इन द फॉर्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आराम सब कर दी है। और जो ही बेटा अब ये वांडरिंग मैक्रोफाज एंटीजन को लेकर इनके पास आती है, एंटीजन को इनको दिखाती है ना, और कहते हैं इस किस्म का एंटीजन हमारी बॉडी में आ चुका है, इस किस्म का बैक्टीरिया जिसके पास इस किस्म का एंटीजन है ये हमारी बॉडी में आ चुका है, इसके खिलाफ काम करो। और वंस बेटा ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये वांडरिंग मैक्रोफाज इनको एक्टिवेट करते हैं, अब ये पागल कुत्तों की तरह बेटा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स निकलते हैं और ढूंढते हैं कहां पर ये पैथोजन है जिसके पास इस किस्म का एंटीजन है। और जहां पर भी बेटा इनको ये एंटीजन या ये पैथोजन मिलता है, इस किस्म का एंटीजन लेकर उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। जैसे पागल कुत्ते बेटा किसी जानवर पे टूट पड़ते हैं ना, उसी तरह ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स पागल कुत्तों की तरह इस पैथोजन के ऊपर टूट पड़ते हैं। सो दैट मींस कि बेटा ये वांडरिंग मैक्रोफाज छे इसना बेटा तुलान एक्टिवेट करा कौन टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स सिंपली कैसे ये इस बैक्टीरिया को पकड़ लेती है, एनगल्फ करती है, तम पछस बेटा एंटीजन अलग काढ़ा और फिर इस एंटीजन को अपने MSC2 के साथ मिलाते हैं और फिर इस MSC2 को फ्लैग की तरह बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लाते हैं और अब घूमते हैं पूरे बेटा लिम्फ में और देखते हैं कहां टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है और उनको एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं आप चुप करके बैठे हो, आपके जिस्म में एक पैथोजन आ चुका है, विद दिस एंटीजन इसके खिलाफ काम करो। तो बेटा इथे पे कोरोना वायरस सानी बॉडी मज अचान युथु वायरस साव अत खिलाफ गसन सारे सेल्स एक्टिव, न्यूट्रोफिल्स ते गसन एक्टिव, फिक्स्ड मैक्रोफाजेस ते गसन एक्टिव, वांडरिंग मैक्रोफाजेस ते गसन एक्टिव, NK सेल्स ते गसन एक्टिव। ये वांडरिंग मैक्रोफाजेस क्या करेंगे, जिस सेल में बेटा ये कोरोना वायरस होगा इसको एनगल्फ करेंगे ना, उसके बाद बेटा ये कोरोना वायरस के एंटीजन को कहां पे चढ़ाएंगे, सरफेस पे, और टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के पास ले जाएगा। आप चुप करके बैठे हो, आपके जिस्म में इस किस्म का वायरस घुस चुका है, उसके पास इस किस्म का एंटीजन है, इसके खिलाफ काम करो। और बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो अब के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। और भरोसा करो मुझ पे, 1 मिनट में या 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन एंटीबॉडीज बनती है बेटा इन बी लिम्फोसाइट्स के जरिए, जो आप पागल कुत्तों की तरह इस कोरोना वायरस को ढूंढते हैं कहां पर ये है और उसके खिलाफ एक्शन करते हैं। अब कोरोना वायरस भी देखिए कितना कमीना है, इतना इम्यूनिटी होने के बावजूद भी ये हमें मौत की घाट उतार देता है, क्योंकि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। समझ में आ गया? अगर बेटा हमारा इम्यून सिस्टम नंबरी है और ये पैथोजेंस 10 नंबरी है, कैसे? इन्होंने भी बेटा सीखा है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे चकमा देगी, क्योंकि रब बेटा आप ही का नहीं है, रब कोरोना वायरस का भी। तो कोरोना वायरस से मल्टीप्लाई करना वाद करना मल्टीप्लाई। रब मा खुदा मा इंसान सुंद, खुदा पैरासाइट सुंद, अमिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यह मल्टीप्लाई कर, अमिस खेन दिन। तो इसलिए बेटा अगर आपका इम्यून सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि वो आपके बैक्टीरिया को या पैथोजन को नलिफाई करे। आपका बैक्टीरिया भी बेटा चालबाज बन चुका है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को इवेड करता है, आपके इम्यून सिस्टम को चकमा देता है। कैसे? वो हम सब कुछ एक एक करके पढ़ेंगे। और फिलहाल बेटा ग्राउंड स्टेट में ही रहो, एक्साइटेड स्टेट में मत जाओ कि वांडरिंग माइक्रोफाज का यही काम है। दे आर नॉट फिक्स्ड, दे हैव द एबिलिटी टू ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी मोस्टली वाया लिम्फ। और वांडरिंग माइक्रोफाज का मेन काम है प्रोफेशनल बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सारी है मगर ये प्रोफेशनल है। अगर किसी बैक्टीरिया किसी सेल में वायरस जाता है, वो भी बेटा एक्सप्रेस करती है कि मेरे सेल के अंदर वायरस है, मगर बेटा ये प्रोफेशनल इसलिए है क्योंकि ये इस एंटीजन को अलग निकालने में कामयाब होती है और फिर MSC2 के जरिए
कहां पे लाती है बेटा, सरफेस पे, और फिर एक्टिवेट किनको करती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स. सो देयरफॉर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर डेंड्राइटिक सेल्स, एंड डेंड्राइटिक सेल्स आर एक्चुअली द वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस. They present antigen to the T helper cells. T helper cells means T lymphocytes with the help of MHC second class 2. क्या है ये, अभी आपको समझ नहीं आएगा. फिलहाल बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ेंगे. चले बेटा अगला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइटिक सिस्टम. अब देखना यह है, चाहे आपकी वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस हो या फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हो, इनका फंक्शन क्या. तो पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस. ये तो पता है हमें. With the help of dendritic cells APC, they help in activation of T lymphocytes, acquired immunity. So APC की वजह से बेटा ये जगह देता है ना किन सेल्स को, T lymphocytes को और B lymphocytes को, ताकि acquired immunity क्या हो जाए, एक्टिवेट. उसके बाद एक और पॉइंट, मैक्रोफेजेस इंड्यूस इंटरल्यूकिन 1. ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 1. बेटा तो ऐसे आम तौर वुचमत युथुय ते अस इन्फेक्शन च गसान अस ना तप खसान, और आम तौर बेटा युथुय अस तप च खसान च बुद दिवान अस क्या खोत तप है बेटा, मिठाई गस बगराव अगर तप ना खसान, ये बेटा अच्छी अलामत है. दैट मींस आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है. सो बेटा अगर आपको फीवर आ रहा है ना, दैट मींस इट्स अ गुड साइन. मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. कुन तप अन हद ताम गसा 104, 105, 107, जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है. मगर अगर ये फीवर चढ़ रहा है, पायरिक्सिया हो रहा है, दैट मींस कि योर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग. आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और ये आपके लिए मुबारक की बात है. मगर हाँ, अगर ये ज्यादा अपने हदों को पार कर रहा है, उस टाइम तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. मगर अगर ये नॉर्मल तरीके में 102, 103 चल रहा है, तो दैट मींस कि आपका इम्यून सिस्टम जोरों पे काम कर रहा है, मैन एट वर्क. अब देखना यह है कि फीवर क्यों चढ़ता है जब हमें इंफेक्शन होती है, और इस फीवर से हमें क्या फायदा उठता है, क्या फायदा होता है. तो देखिए बेटा क्यों होता है और फायदा क्या, पहले देखेंगे क्यों होता है. क्योंकि जब आपका बेटा मैक्रोफेज किसी भी पैथोजन को एनगल्फ करता है, क्यों ना खेवनी होत के क्या करोड़ बद पैथोजन 10 या 15 अच्छे करोड़ मज अरबन मज बेटा पैथोजन सैनिस बॉडी मज आसा. अगर बेटा हम देखेंगे ना, जिस इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है, बह क्या कोरोना वायरस से ज्यादा रटान, क्या मे बुथ बेटा अख नफरा कोरोना वायरस यूथ खोसान परवरदिगार दी नजात, आपका लतीफ सर, वो मेरे सामने बैठा है, इसलिए बेटा उसको मैं और घबरा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा. समझ में आ गया, कैसे तभी टूथ बेटा फियर साइकोसिस कोरोना वायरस, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और किसी के पास इतना होगा. आपका लतीफ सर, प्यारा लतीफ सर, न्यारा लतीफ सर, समझ खिड़की भी खोल रहा है ताकि इसी के बीच में कोरोना ना हो जाए. ठीक है. सो बेटा आज मैं कोरोना वायरस पे क्यों आपको ज्यादा बेटा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये इस टाइम बेटा हमारा एक हॉट इशू बन चुका है दुनिया में. पैंडेमिक सब कुछ बेटा इसकी वजह से आप देखेंगे सब कुछ बेटा रुक गया, थम गया है. अब अगर कोरोना वायरस किसी की बॉडी में गया ना चला बेटा कि अर्बन मजासा, ये करोड़ों में बेटा हमारी बॉडी में फिर होता है. अब देखना यह है कि हमारी सेल्स भी बेटा करोड़ों में इसके खिलाफ काम करती है, हमारी एंटीबॉडीज भी ट्रिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बनती है जो इसके खिलाफ काम करती है. अब जब मैक्रोफेज किसी भी पैथोजन को एनगल्फ करती है, ये एनगल्फ करने के साथ साथ बेटा एक साइटोकाइन प्रोड्यूस करती है, एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, एंड दैट्स कॉल्ड इंटरल्यूकिन 1. और ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में जाता है, और हमारे ब्रेन में बेटा एक रीजन होता है हाइपोथैलेमस, ये आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, और इस हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है, एंड दैट्स कॉल्ड थर्मो रेगुलेटरी सेंटर. और ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर बेटा हमारी बॉडी का थर्मोड है. थर्मोड मींस कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. और आपको पता हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है दैट इज 37.4 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है. अब बेटा इसी टेम्परेचर पे आपका हाइपोथैलेमस ने आपके थर्मोड को सेट करके रखा होता है. मगर जब ये इंटरल्यूकिन आता है, जब मैक्रोफेजेस बेटा इस पैथोजन को खाते हैं, तो इंटरल्यूकिन ब्लड के जरिए आपके बेटा हाइपोथैलेमस में आता है और आपके थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को ये चेंज कर देता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है. कैसे, एक लंबी कहानी, अल्लाह पाक से 1.5 घंटा लगेगा उसको सिखाने में, क्या फायदा है, क्यों आपका वक्त जाया करूं. अब ये हाइपोथैलेमस में थर्मोड को चेंज कर देता है. और चलिए बेटा अब ये डिपेंड करता है इंटरल्यूकिन कितना है. अगर बेटा इन्फेक्शन ज्यादा है, फाइगोसाइटोसिस क्या होगी, ज्यादा. फाइगोसाइटोसिस ज्यादा होगी, मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस क्या करेंगे, ज्यादा. और जितना इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस ज्यादा होगा उतना थर्मोड चेंज होता जाएगा. तो ये चेंज होगा बेटा शाबाश 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या बेटा शाबाश 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. ये डिपेंड करता है कि इंटरल्यूकिन कितना ज्यादा निकल रहा है. जितना इंटरल्यूकिन ज्यादा निकलेगा उतना बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा.
थर्मो चेंज होता जाएगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, सर तोरस फिक्र ताप क्या खुद वाइन विचो आप ताप क्या एडवांटेज है, सिमिलर एडवांटेज है। देखिए बेटा, जो ही फीवर चढ़ता आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपकी बी लिम्फोसाइट्स के जो अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो एनहांस हो जाती है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। सो फीवर चढ़ने से एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, प्लस पहला पॉइंट। दूसरा प्लस कि जो आपका फ्री आयरन ब्लड में होता है, जो फ्री आयरन की लेवल्स होती है, हाई टेम्परेचर से फ्री आयरन की लेवल्स कम हो जाती है। और जो आयरन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, फॉर द डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए फ्री आयरन चाहिए बेटा, और हाई टेम्परेचर में फ्री आयरन की लेवल्स ब्लड में कम हो जाती है, और इसकी वजह से बेटा अब बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाता है। So this is the advantage of fever. So fever चढ़ने से दो चीजें होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से दो चीजें होती है, एक तो बेटा एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और दूसरा फ्री आयरन लेवल्स कम हो जाती है। पढ़ा ना विच भी फ्री आयरन लेवल्स क्या होती है, कम, जिसकी वजह से एंड बेटा फ्री लेवल्स आयरन की जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए उसको आयरन। सो जब आयरन ही कम हो रहा है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो जब मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम हुई तो बेटा बैक्टीरिया तेजी के साथ बेटा अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अगला, मैक्रोफॉजेस प्रोड्यूसेस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। जो मैक्रोफॉजेस है ये केमिकल बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये एक और केमिकल बनाते हैं अल्फा एंड बीटा इंटरफेरॉन्स, और ये एक और केमिकल बनाते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। और ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा बीटा इंटरफेरॉन्स और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बेटा बहुत मदद करते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस, बिकॉज दे आर साइटोकाइंस, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद दे हेल्प इन फाइगोसाइटोसिस ऑफ ओल्ड आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। सो बेटा जो आपकी बॉडी में ओल्ड आरबीसीज होती है, ये स्प्लीन में, लिवर में, ये मैक्रोफॉजेस ओल्ड आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को फाइगोसाइटोसिस के जरिए खत्म कर देती है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड स्टोर आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। याद रखेंगे बेटा, जब एक मैक्रोफॉज आरबीसीज को डाइजेस्ट करती है ना, तो आरबीसी जब डाइजेस्ट होती है वहां से बेटा हीम अलग निकलता है और ग्लोबिन अलग निकलता है। हीम जो है, हीम को कन्वर्ट किया जाता है इनटू बाइलिरुबिन और बाइलिवरिडिन, और प्लस बेटा वहां से क्या रिलीज होता है, आयरन। और इस आयरन को अब मैक्रोफॉज स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, और जो बाइलिरुबिन है और बाइलिवरिडिन है उसको रिलीज करते हैं एज बाइल पिगमेंट्स फ्रॉम द लिवर। So this was the function of the reticuloendothelial system or mononuclear phagocytic system. तो चले बेटा अगली सेल की ओर दौड़ेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एज NK सेल। बहुत जबरदस्त सेल, बहुत जबरदस्त सेल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल अब है क्या, ये एक्चुअली लिम्फोसाइट्स है बेटा। प्लीज नजर रखिएगा यहाँ पर, यहाँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। सो जो लिम्फोसाइट्स है, मैंने अभी आपको कहा वो दो किस्म की होती है, वन इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। क्यों बेटा इनको टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। जो टी लिम्फोसाइट्स है इनकी प्रोसेसिंग होती है थाइमस ग्लैंड। प्रोसेसिंग क्या है वो अभी नहीं सिखाऊंगा, तो इसीलिए बेटा इनका नाम पड़ता है टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि इनके ऊपर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर होता है, दैट्स कॉल्ड TCR। तो इसीलिए बेटा इनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग प्री प्रोसेसिंग हुई होती है थाइमस ग्लैंड में। वो प्री प्रोसेसिंग क्या है अभी नहीं सिखाएंगे। उसके बाद बेटा बी लिम्फोसाइट जो है, इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, दैट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, दैट्स कॉल्ड BCR। और क्यों बेटा इनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग हुई होती है बोन मैरो में, इनकी प्री प्रोसेसिंग हुई होती है बोन मैरो में। सो जो बेटा लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट किए जाते हैं, प्री प्रोसेस किए जाते हैं, उनकी स्कूलिंग की जाती है थाइमस ग्लैंड में, उन लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। स्कूलिंग क्या है, प्री प्रोसेसिंग क्या है, कोई समझ नहीं आएगा अभी, तो इसीलिए बेटा इनको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और जिनकी बेटा ट्रेनिंग होती है बोन मैरो में, प्री प्रोसेसिंग होती है बोन मैरो में, उन लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब जिन लिम्फोसाइट्स की बेटा न थाइमस ग्लैंड में जा पाते और ना ही बोन मैरो में जा पाते, जिनके पास ना टी रिसेप्टर है ना बी रिसेप्टर है, उन्हीं बेटा लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं NK सेल्स। सो जो लिम्फोसाइट्स ना बोन मैरो में जा पाती है, ना ही बेटा शाबाश आपके थाइमस ग्लैंड में ट्रेनिंग हासिल कर पाती है, जिनके ऊपर ना टी रिसेप्टर ना बी रिसेप्टर होता है, उन्हीं को हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं।
They are also called as natural killer cells or large granular lymphocytes. They are lymphocytes without T and B receptors. इस फिलहाल याद था. NK cells are highly effective against tumor cells and viral infected cells. ये पॉइंट फिर से यार, जो NK cells होती है, जब हमारी बॉडी में कोई ट्यूमर सेल होती है जिसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, सपोज म्यूटेशन हो गई किसी जीन की, उसकी वजह से अनकंट्रोल सेल डिवीजन आया उस सेल में, तो बनी ना ट्यूमर सेल. या किसी सेल में वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, ये सेल के अंदर होता है क्योंकि वायरसेस सेल के अंदर ही जाते हैं, इन्फेक्शन सेल के अंदर कर डालते हैं, तो NK सेल्स उसके खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. They are functional without prior sensitization by antigen presenting cell. Lymphocytes में इस कालस एक्टिवेट गसी, इस कालस तिमर antigen presenting cells एक्टिवेट करन बेटा, मगर NK cells without activation भी sensitized एक्टिव हो जाती है. इनशान sensitize पेमा करन के by antigen presenting cells. Without sensitization भी ये ट्यूमर सेल्स और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के खिलाफ अपना काम कर देती. अब ये क्या करती है? When they come in contact with tumor cell or cells infected by virus, they release perforins. ये बेटा एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं. अगर आप गौर से देखेंगे येलो कलर यहाँ पर है ना, ये NK सेल है. इसके इर्द गिर्द बेटा ये ट्यूमर सेल्स है या वायरल बेटा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. तो ये क्या करते हैं? ये बेटा एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज परफोरिन्स. ये परफोरिन्स क्या करता है? ये बेटा इन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में या ट्यूमर सेल्स में सुराख प्रोड्यूस करती है, गैदचस करा, और इन्हीं सुराखों के जरिए पानी इन सेल्स के अंदर घुस जाता है, और जब पानी अंदर घुसा तो इसकी वजह से बेटा ये वायरल इन्फेक्टेड सेल बर्स्ट होती है और मर जाती है, और इसी तरह बेटा ट्यूमर सेल बर्स्ट हो जाती है और मर जाती है. So NK cells are highly effective against tumor cells and viral infected cells. उसके बाद अगला स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी. तो चले बेटा, यहां पर अब आपके सामने एक टारगेट सेल है और ये NK सेल. ये NK सेल्स ने परफोरिन्स प्रोड्यूस किए, और ये परफोरिन्स क्या करते हैं? सुराख करते हैं सेल में. किए ना सुराख, ये है ना सुराख, तो बेटा सुराख किए ना परफोरिन्स. और फिर बेटा एक और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेन्जाइम्स. और ये ग्रेन्जाइम्स इन्हीं सुराखों के जरिए टारगेट सेल में घुस जाते हैं और इस सेल को बेटा डाइजेस्ट करते हैं. तो इसकी वजह से बेटा ये वायरल इन्फेक्टेड सेल जो है या ट्यूमर सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो सच इज द रोल ऑफ द NK सेल्स. तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा. इसी के साथ बेटा आज के लेक्चर में आपका फाइगोसाइटिक बैरियर खत्म हुआ.